नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्टन्स पे। तो चलिए बात करते हैं। यूएस ने रिसेंटली इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में क्यों डाला है। सो दिस लिस्ट इज द पार्ट ऑफ सेमी एनुअल फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट टू यूएस कांग्रेस। हालांकि यूएस ने इंडिया को स्विट्जरलैंड और वियतनाम जैसे करेंसी मैनिपुलेटर घोषित तो नहीं किया है, बट यूएस का यहाँ पे कहना है कि हो सकता है इंडिया भी अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा हो और इसीलिए हम इंडिया को मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल रहे हैं। मतलब हम इंडिया पे अब से पूरी नज़र रखेंगे कि कहीं वो करेंसी को डीवैल्यू तो नहीं कर रहा। और इस लिस्ट में पहले से ही चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर एंड मलेशिया ऐसे 7 कंट्रीज शामिल है। हालांकि यूएसए ने पिछले साल ही इंडिया को इस वॉच लिस्ट से निकाल दिया था, लेकिन इस साल फिर से ऐड कर दिया है। तो करेंसी मैनिपुलेट करना मतलब क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। तो करेंसी मैनिपुलेट करना मतलब करेंसी को डीवैल्यू करना और इसे अनफेयर एडवांटेज ट्रेड में लेने के लिए किया जाता है। मीन्स टू बूस्ट द एक्सपोर्ट एंड श्रिंक द ट्रेड डिफिसिट्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और धीरे धीरे लोग डॉलर में ट्रेड करना बंद कर देंगे और यूएस का इससे भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यूएस सब कंट्रीज पे नज़र रखता है कि कहीं कोई कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू तो नहीं कर रहा। तो क्या यूएस और इंडिया के रिलेशंस अभी पहले जैसे नहीं रहेंगे क्या? क्या यूएस अभी इंडिया के खिलाफ हो गया है? तो खिलाफ तो नहीं हुआ है और ये लोग कोई लड़ाई भी नहीं करेंगे, तो डिप्लोमेटिक वे से इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको लगता हो कि हमारे इकोनॉमी की हालत तो पहले से ही इतनी ख़राब है, तो क्या हम करेंसी को थोड़ा बहुत डीवैल्यू भी नहीं कर सकते? और यूएस कौन होता है हमें बताने वाला? इंडिया तो एक सॉवरेन कंट्री है एंड सॉवरेन कंट्री नाइदर डिपेंड्स ऑन एनी अदर पावर और स्टेट। तो बात ऐसी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। सम एरोगेंट कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, जो किसी की भी नहीं सुनता हो और जाहिर सी बात है उसको उसके कॉन्सिक्वेंस भी झेलने पड़ते हैं। सेकेंड टाइप के कंट्रीज होते हैं पीस लविंग कंट्रीज, सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशंस दैट कैन बी बोथ अबाइड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड टेक अ सॉलिड स्टैंड। और तीसरे टाइप के कंट्रीज होते हैं विथ लिटिल सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्टिंग एज अ पपेट टू अ मोर पावरफुल कंट्रीज। तो हमारा प्यारा भारत इन 3 में से दूसरे कैटेगरी में आता है, जो दूसरे बड़ी कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएस और यूएन की बातें सुनता ज़रूर है, बट वो खुद का एक सॉलिड स्टैंड भी रखता है और इसी वजह से वो बाकी कंट्रीज से एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बरकरार रखता है। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यूएस उन कुछ कंट्रीज में से है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। मतलब जब इंडिया और यूएस से ट्रेड करते हैं तब यूएस से ज़्यादा फायदा इंडिया को होता है। सो पहले ही ऐसे बहुत कम कंट्रीज है विथ विच इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस एंड यूएस इज़ अ सुपर पावर ऑल्सो। तो हम खुद ही क्यों अपने रिलेशन खराब करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम 1 रुपए की वैल्यू $1 के बराबर कर देंगे तो इंडिया की इकोनॉमी यूएसए के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि 1 रुपए की वैल्यू $1 के बराबर करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग लग्जरियस गुड्स विल बी चीपर। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत कम पैसों में आईफोन खरीद पाएंगे। जो आईफोन इंडिया में 1.5 लाख रुपए में मिलता हो वो अभी से 1,000 रुपये में मिलेगा। देन इंडिया के बाहर ट्रैवल करना सस्ता हो जाएगा। और जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब भी हम बहुत ही कम दाम में इंपोर्ट कर सकेंगे। सो हमारे इंपोर्ट के लिए ये बेनिफिशियल होगा। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल, गूगल अपना बीपीओ यहाँ पे बनाता है, तो गूगल को मान लो यहाँ के एक एम्प्लॉय को देने पड़ेंगे 50,000 रुपये और यूएस में गूगल को एक एम्प्लॉय के लिए $4,000 देने पड़ रहे हैं। अगर रुपए में बात करें तो गूगल अप्रोक्स 3 लाख रुपए यूएस के एक एम्प्लॉय को दे रहा है। तो गूगल सोचेगा कि मैं क्यों विदेश से लोगों को इंडिया में लेके आऊँ, उससे अच्छा तो मैं इंडिया के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो लोग मुझे 50,000 रुपये में मिल रहे हैं और यूएस में मुझे 3 लाख रुपए एक एम्प्लॉय के लिए देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो लोग सस्ते में मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ की करेंसी डॉलर से डाउन है। अगर हम $1 की वैल्यू 60 या 70 रुपये रखते हैं तो हमारे यहाँ पे जॉब्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब अगर मान लो कि हमने $1 की वैल्यू 1 रुपये कर दी तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट
जो पहले से ही ज़्यादा है वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी। दूसरी बात, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सडनली बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी अगर एक अमेरिकन आदमी मान लो $1000 यूके में इन्वेस्ट कर रहा है और वही $1000 वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कहाँ फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वो $1000 70,000 बन जाएंगे और यूके में वो $1000 700 पाउंड बन जाएंगे। तो अगर हम हमारी करेंसी डाउन रखते हैं तो हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, जो कि $1 की वैल्यू ₹1 करने से डिक्रीज हो जाएगा। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे एक्सपोर्ट पे इसका बहुत ही खराब असर पड़ेगा। मान लो हमने यूएसए को शुगर की एक बोरी $70,000 में बेच दी, तो यूएस के लिए $70,000 मतलब टोटल $1,000 हुए। अब अगर हम यहाँ पे $1 की वैल्यू ₹1 कर देते हैं तो यूएस को अभी $70,000 देने पड़ेंगे। मतलब एक शुगर की बोरी खरीदने के लिए यूएसए को $70,000 अगर देने पड़ेंगे तो यूएस बोलेगा, यार क्या बात कर रहे हो, इतने में तो हम यहाँ पे खुद ही प्रोड्यूस कर देंगे। उसके $1,000 के बराबर हमारे $70,000 है, इसीलिए वो हमसे खरीदता है और इसी वजह से हमारे एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा मिलता है और हम आसानी से सामान बेच पाते हैं। जापान ने भी एक बार कोशिश करी थी $1 के बराबर उनका जापानीज यान लेके आने की, लेकिन जापान का उससे एक्सपोर्ट कम हो गया था क्योंकि जापान से कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। इसी वजह से जापान ने अपनी करेंसी को इतना डीवैल्यू कर दिया कि आज उसकी करेंसी की वैल्यू $1 से भी कम है। हमारा $1 उनके 1.4 जापानीज यान के बराबर है। तो डीवैल्यू करने का मतलब ये नहीं है कि चलो एक काम करते हैं, $1 को मान लो $100 के बराबर कर देते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। $1 की वैल्यू 60-70 रुपये सही है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर गया है तो जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। तो अभी आज हमारे यहाँ पे $1 की वैल्यू 73 to 75 के बीच में पहुँच गई है, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। Again, there is a common doubt in everyone's mind that why can't RBI print unlimited currency and distribute to its citizens? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है, उसकी इनकम $10 है और वो वही $10 1 kg राइस खरीदने के लिए दे देता है। नाउ इमेजिन गवर्नमेंट ने एकदम से ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया और उस आदमी की इनकम अभी देश में ज़्यादा पैसा होने के कारण $20 हो जाती है। अभी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने के कारण लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, तो जो डिमांड है राइस की वो भी बढ़ जाएगी एंड देयरफॉर 1 kg ऑफ राइस की प्राइस अब 10 से बढ़कर $20 हो जाएगी। तो जो वो एक आदमी था उसको पहले अपने इनकम के 10 के $10 1 kg राइस खरीदने के लिए देने पड़ते थे और जब अभी उसकी इनकम $20 हो गई है तो अभी भी उसको उसके पूरी इनकम 1 kg राइस खरीदने के लिए देने पड़ती है। तो हमने देखा कि क्वांटिटी तो 1 kg रही बट प्राइस सडनली डबल हो गई ड्यू टू एक्सेस मनी प्रिंटिंग। सो हम जितनी करेंसी प्रिंट करते हैं वो हमेशा हमारी कंट्री के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मैच करनी चाहिए, वरना कंट्री को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। जिम्बाब्वे ने ऐसा करने की कोशिश करी थी, तब वहां बस 3 अंडे खरीदने के लिए $100 बिलियन देने पड़ते थे। मतलब दुकान में अगर अंडे खरीदने जाना हो तो पैसों की पूरी बैग ही भर के ले जानी पड़ती थी। इन शॉर्ट, दिस वुड लीड टू अ सिचुएशन where everyone would have enough money and that money wouldn't have any value. रिसेंटली 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन को इंडिया में 4 साल पूरे हो गए। तो आपको क्या लगता है, डीमोनेटाइजेशन से इंडिया में लोगों की एटीएम में लाइन बढ़ने के अलावा कुछ फर्क पड़ा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।